हाय दोस्तों, मैं रतस परिहार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल मैथ रीडिंग वाला पर। देखिए, मैं आपको आज यू पुलिस कांस्टेबल में जो आने वाले सवाल होते हैं, पुलिस वाले जो हमें पुलिस बन के एक निर्णय लेना होता है किसी सिचुएशन का, उसके बारे में फेस करेंगे हम। उन सवालों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करना, इससे कि जो भी आपका साथी पुलिस की भर्ती देखना चाहता है या री एग्ज़ाम देना चाहता है, उसके लिए इन सवालों में उलझे ना। ऐसे सवालों में हम सबसे पहले एक पुलिस वाला बन के सोचना होता है। हम एक पुलिस वाले की तरह ही काम करेंगे जो पुलिस वाला होता है, जो उस तरह से हमें सोचना है। एक अधिकारी के रूप में कभी बनेंगे तो हम कभी एक कांस्टेबल बन के सोचेंगे, कभी आप एक ऐसा ही एक उच्च लेवल के अधिकारी के रूप में सोच। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं। एक तो आप जनता के कभी भी खिलाफ़ नहीं जा सकते, और जो भी कार्य करोगे आप कानून के दायरे में रह के करोगे, क्योंकि कानून की भी एक सीमा होती है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। और उस हिसाब से आपको लग रहा है कि ये कानून के दायरे में और जनता के फ़ेवर में, वही आपका सत्य होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला आपको एक उद्योगपति से जुड़े नियमित धोखाधड़ी के मामले की जाँच करने का कार्य सौंपा गया है। आपकी जाँच के दौरान उद्योगपति आपको व्यक्तिगत निपटान और मामले को बंद करने में सहायता की पेशकश करता है। आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे सीधी बात है, कोई उद्योगपति है वो आपको रिश्वत देने की बात कर रहा है, तो आपको उसमें क्या डिसीजन लेना है? मामले को बंद घोषित करते हुए गुप्त रूप से समझौता स्वीकार करेंगे। आप मामले को बंद करेंगे और उससे समझौता हासिल करेंगे। आप रिश्वत लोगे? नहीं लेना है, हमें रिश्वत नहीं लेनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा इस हिसाब से। अच्छा, अगला देखिए ऑप्शन नंबर कि आप धोखाधड़ी पूर्ण निष्पक्ष जाँच करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप धोखाधड़ी से पूर्ण आपको धोखाधड़ी की जाँच निष्पक्ष करनी होगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। ठीक है, आपको निष्पक्ष जाँच करनी होगी धोखाधड़ी की। तो देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आता है। चलते हैं अगले अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि कानून प्रवर्तन में पुलिस विवेक की क्या भूमिका होती है? पुलिस का खुद का विवेक क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है? व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार किए बिना कानून को कठोरता से लागू करना। कोई पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत परिस्थितियों के बिना कानून पर कठोरता से लागू नहीं कर सकते। हम अधिकारियों को अन्य कारकों और पेशेवर निर्णय के आधार पर सूचित निर्णय लेने की अनुमति दें। अधिकारियों को एक उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यकता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे हमें पुलिस विवेक की क्या भूमिका है, पुलिस का खुद का विवेक क्या होता है, उसके बारे में बात कीजिए। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, व्यक्तियों के कुछ समूहों के विरुद्ध भेदभाव, आप भेदभाव नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। कानूनी मानकों पर व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को ग्रह प्राथमिकता देना, इसको आप प्राथमिकता नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। नियमित यात्रा जांच करते समय आप एक चालक को नशे के लक्षण दिखाते हुए देखते हैं। आपको क्या कदम उठाना चाहिए? एक शराबी नशे में ड्राइविंग कर रहा है और आप उसके बारे में क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे? तो इसे देखिए, पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, क्षेत्र संयम परीक्षण आयोजित कीजिए और पास होने वाली चेतावनी जारी कीजिए। आप जारी चेतावनी नहीं कर सकते, क्योंकि चेतावनी जारी करने का काम आपका नहीं है, वो एक संस्था का है, बड़े अधिकारियों का है। चालक की चाबियाँ जब्त कीजिए और ब्रेथलाइजर परीक्षण कीजिए, ये आपका कार्य नहीं है। चालक को उन्हें लेने के लिए किसी समझदार को, हमें समझदार से मतलब, हम हैं एक पुलिस वाले, हमें है पुलिस से मतलब। नशे में वाहन चलाने के आरोप में चालक को गिरफ्तार कीजिए और उसके वाहन को जब्त कीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है, क्योंकि हमें वाहन को जब्त करना है और उस पर जुर्माना लगाना है, जो भी है उसके बारे में हमें करके उसको चालक को बंद करना है वहाँ से। देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कानून प्रवर्तन में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की क्या भूमिका होती है? एक सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम आप बात कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। देखिए, यहाँ से कानून प्रवर्तन को स्थानीय समुदाय से अलग करना है। हमें स्थानीय से अलग नहीं करना है, हमें स्थानीय को जोड़ना है, स्थानीय निकाय से जोड़ के पुलिस की व्यवस्था करनी है। निवासियों से उलझे बिना पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना।
कितनी पुलिस की उपस्थिति बढ़ाओगे आप, निवासियों को तो पता चलेगा ही, निवासियों उस पे आपको निवासी आपके लिए प्रतिरोध भी कर सकते हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 2 को भी गलत कर दोगे। सामुदायिक प्रक्रिया पर विचार किए बिना सख्त कानून तो आप बना ही नहीं सकते, उस पर प्रक्रिया बगैर बात करें। अपराध और सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए कानून प्रवर्तन और समुदाय के बीच सहयोग, आपको समुदाय के बीच सहयोग और पुलिस के बीच में सहयोग डिनोट करना है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्र एक क्षेत्र के पुलिस अधिकारी होने के नाते एक आवासीय क्षेत्र में गश्त करते समय आप एक व्यक्ति के एक समूह को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए देखते हैं और आपकी क्या स्थिति को कैसे संभालेंगे। कोई एक व्यक्ति है जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके मामले में आपको क्या डिसीजन लेना है, उसके बारे में बात यह सवाल पूछ रहा है। समूह में संपर्क करना और उसकी गतिविधियों को रोकने के लिए चेतावनी जारी करना। वो संपत्ति को ध्वस्त कर देगा, आप चेतावनी जारी करोगे, ऐसा नहीं करना है, हमें तुरंत एक्शन लेना है। बैकअप के लिए कॉल करना और वार्ता में शामिल व्यक्तियों को पकड़ना, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। बैकअप के लिए कॉल करना और जो भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं उनको आप पकड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे 3, विवेकपूर्ण सबूत इकट्ठा करना। आप सबूत इकट्ठा करने की बात ही नहीं है, यहाँ पे सबूत तो खुद साक्ष्य में है। बर्बरता से निपटने के लिए सहायता के लिए स्थानीयों से हमें कोई मतलब नहीं, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना। स्थानीय अधिकारियों की बात नहीं, यहाँ पे हमें बैकअप के लिए बड़े उच्च अधिकारियों के लिए कॉल करना होगा और व्यक्ति जो भी शामिल है उनके लिए उन्हें पकड़ना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक ऐसे दृश्य में बुलाया जाता है जहां एक मोटरसाइकिल चालक हिट एंड रन मार कर भागने वाली इस दुर्घटना में शामिल हो गया है। आगमन में पर आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी? इसमें आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका जो कर्तव्य बनता है वो क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। क्षेत्र को सुरक्षित कीजिए और दुर्घटना से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा कीजिए, ये आपकी पहली प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन हमें और भी पढ़ना है, उससे भी पहले कोई प्राथमिकता बन सकती है हमारी। घायल मोटरसाइकिल चालक को प्राथमिकता उपचार, सबसे पहले कोई भी घायल हुआ है तो हमें उसके लिए प्राथमिक उपचार करना है। अच्छा, उससे भी पहले कुछ हो सकता है? चालक को पकड़ने के लिए भाग रहे वाहन का पीछा करना। अगर वाहन का पीछा करोगे तो चालक मर जाएगा, इतनी देर में घायल जो व्यक्ति है वो मर भी सकता है, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 को देख लीजिए, घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गवाह से पूछताछ करोगे या पहले आप घायल व्यक्ति की मदद करोगे। यहाँ से ऑप्शन 2 ऑप्शन कट जाते हैं। क्षेत्र सुरक्षित दुर्घटना के साक्ष्य इकट्ठा नहीं करने, हमें सबसे पहले जो घायल व्यक्ति है उसको अस्पताल या प्राथमिक उपचार देने की आवश्यकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपराधिक जांच के दौरान तलाशी वारंट जारी करने का उद्देश्य क्या होता है? किसी अपराधी की जांच करनी है हमें और तलाशी वारंट जारी करने का उद्देश्य क्या होता है सरकार का? संदिग्ध को डराना और जबरन बयान कबूल करवाना। डराकर किसी बात को ज़बरदस्ती हम कबूल नहीं करवा सकते, क्योंकि डराओगे धमकाओगे तो वो हो सकता है बेगुनाह भी जुर्म कबूल करने, ऐसा नहीं करना है हमको। संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए संभावित कारण स्थापित करना। कोई संदिग्ध व्यक्ति है उसके लिए संदिग्ध की गिरफ्तारी के लिए संभावित कारण स्थापित नहीं कर सकते हम। साक्ष्य के लिए विशिष्ट स्थानों की खोज करना। सबसे पहले हमें जांच के दौरान हमें साक्ष्यों के लिए विशेष स्थानों की खोज करना है, जो भी जहाँ अपराध हुआ है वह जहाँ वो हम सबसे पहले उनको ढूंढना होगा, यहाँ से जो हमें अपराधी ने अपराध करते समय कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़ा होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा घातक बल के प्रयोग के निहितार्थ और चुनौतियाँ। आपको घातक बल के प्रयोग में चुनौतियाँ से कौन कौन सी चुनौती से लड़ना होता है, आपकी इसके बारे में बताना है। चुनौतियाँ, कानून के अधिकारियों के प्रतिरोध में कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं घातक बल के प्रयोग के निहितार्थ से? तो कानूनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और बल के प्रयोग की घटनाओं को उचित ठहराना, ये पुलिस का एक कानून है अब अधिकारियों के तहत। ठीक है, घातक बल के अत्यधिक या अनुचित उपयोग के जोखिम को कम करना, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कम उसको नहीं कर सकते, लेकिन आप वो जोखिम जो भी उठा रहे हैं उसको थोड़ा बहुत तो बदलाव में ला सकते हैं। सार्वजनिक विश्वास, सामुदायिक संबंध और जवाबदेही को संबोधित करना, ये आपके सभी कार्य होते हैं। जो आप
कोई भी सार्वजनिक विश्वास है, आप उसको बनाए रखना है। आप जो भी व्यक्ति सामाजिक जो समुदाय के व्यक्ति हैं वो आपसे सवाल पूछेंगे तो आपको उनके जवाब देने होंगे। कान और देखिए यहाँ पहले भी लागू हो रहा है और दूसरा भी लागू हो रहा है। सभी ऑप्शन यहाँ पर लागू होते हैं, उपयुक्त सभी, क्योंकि कानून की एक प्रायोरिटी होती है, वो हम सभी को हमें कानून के तहत कार्य करना है। उपयुक्त सभी तीनों ही हमें मान्य करनी होंगी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गश्त के दौरान आप एक ऐसे चालक को देखते हैं जो अनियमित रूप से वाहन चला रहा है और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बन रहा है। आपको क्या कार्रवाई करनी है। कोई व्यक्ति है ऐसी तरह से गाड़ी चला रहा है जो दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले आपकी कार्रवाई क्या होगी। वाहन को रोकना और चालक का संयम परीक्षण करना, यह आपका इसको नहीं कर सकते आप। वाहन को रोकेंगे क्योंकि वो वाहन का खतरा है, आप उसको कैसे रोक पाओगे। वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, आप सुरक्षित स्थान पर ले जाकर चेतावनी स्थापित नहीं कर सकते। देखिए वाहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाना और चेतावनी जारी करना, चेतावनी जारी करने का काम आपका पुलिस का नहीं होता है। वो किसी अपराध से होने से पहले की वो होती है। वो वाहन चल रहा है उस स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते। चालक को पकड़ने और दुर्घटना को रोकने के लिए वाहन का पीछा करना, आपको चालक को पकड़ने के लिए और दुर्घटना होने से पहले ही उसको रोकना, उसका वाहन का पीछा करके उसे पकड़ना, ये आपकी के कानून के दायरे के अंदर सबसे पहली कार्रवाई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप एक एसआई के पद पर तैनात हैं और आपको एक भीड़ भरे शॉपिंग मॉल में एक बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट मिलती है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए। आपकी तुरंत कार्रवाई क्या होनी चाहिए। देखिए मॉल और आसपास के इलाकों की गहन तलाशी, आप बहुत सारे वहाँ पर लोग हैं तो आप उसकी गहन तलाशी करने में तो टाइम बर्बाद करोगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। अच्छा अगला ऑप्शन है मॉल सुरक्षा को सूचित करना और जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज। अब वहाँ पर जनसंख्या इतनी है, कब तक आप सीसीटीवी फुटेज करोगे। आप कर सकते हो लेकिन गहन अपराध होने पर, यहाँ बच्चा कोई लापता हो गया या बिछड़ गया अपने माँ बाप से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। बच्चे के माता पिता को सूचित करना और उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। उसके उसके माता पिता को सूचित करोगे आप और जानकारी इकट्ठा करोगे, उससे बच्चे को आप ढूंढ सकते हो, नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि आप देखिए ऑप्शन नंबर 4, एक सार्वजनिक घोषणा करना, जो वहाँ पे सभी लोग हैं, व्यक्ति हैं, बहुत सारे आप मॉल में इकट्ठे हैं, तो आप उन सभी को घोषणा करके बताएँगे कि सहायता के लिए अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। घोषणा करके बताएँगे कि घोषणा करके कि बच्चा यहाँ पे किसी का खो गया है और वो किसी को मिले या वो जो है तो हमारे पास भिजवाएँ उसको, और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय भी करेंगे। अन्य अधिकारियों से अपने उच्च अधिकारियों के साथ बैठ कर के उसके बारे में जो भी है उसको लागू करेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आप एक यातायात पुलिस अधिकारी हैं। एक चालक को तेज़ गति से गाड़ी चलाने के लिए रोका जाता है और उनके दस्तावेज़ों की जांच करने पर आपको पता चलता है कि उसका लाइसेंस समाप्त हो चुका है। यातायात नियमों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए। किसी का व्यक्ति का ड्राइविंग कर रहा है, तेज़ गति से चला रहा था और आपने उसको रोक लिया और उसके बारे में उसके कागज़ों की जाँच की तो पता चला उसका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, उसकी डेट निकल चुकी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, चेतावनी जारी कीजिए और उन्हें केवल तेज़ गति के लिए सज़ा देंगे। आप तेज़ गति की सज़ा देंगे लेकिन उसने गलती तो और भी की है, तेज़ गति की स्पेशल नहीं, उसने तेज़ गति की सज़ा देनी है हमको और उसको जो उसका लाइसेंस है वो क्यों चला रहा है, उस लाइसेंस के कारण उसकी भी सज़ा देनी है हमको। वाहन जब्त कीजिए और चालक को तब तक हिरासत में रखिए जब तक कोई अपना लाइसेंस नवीनीकृत नहीं करा लेता। हमें नवीनीकृत से उससे मतलब नहीं है कि नवीन कब कराया क्या है, हमें तो उसके कानून पर मतलब वर्तमान में कौन सा कानून लागू होगा वहाँ पे। वाहन को जब्त कीजिए और दोनों अपराधों के लिए न्यायालयी समन जारी कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, क्योंकि आपको न्यायालयी सम्मन जारी करना है कि उसके बारे में आपको न्यायालय फैसला करेगा कि उस पर क्या होना है, लेकिन आपको वाहन को जब्त करना है और दोनों अपराधों के लिए उसको उस न्यायालय में भेजना है उसके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और आपको एक पीड़ित से एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त होती है जो उनके आवास पर चल रही डकैती की रिपोर्ट पर कर रहा है। आपको तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए। कोई डकैती डर रही है और वहाँ पे कोई पीड़ित है, उस कॉल कर रहा है, आपको तुरंत एक्शन क्या लेना चाहिए। लुटेरों को पकड़ने के लिए प्रकाश का सायरन के साथ स्थान दौड़ना है। अगर आप सायरन के साथ दौड़ोगे और लाइट के साथ दौड़ोगे तो
वहाँ से अपराधी भाग जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले संदिग्ध और उनके भागने के रास्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। अगर रास्ते के बाद आप बारे में जानकारी इकट्ठा करोगे तो हो सकता है वो किसी मिडल से निकल जाएँ, तो इसके लिए रास्ते के आप इसको आप डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक घर के सीमित वो भी हो सकती है। तो आप एक इलाके को घेराबंदी करोगे। सबसे पहले आसपास की इकाइयों के साथ समन्वय करना और क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि स्थापित करना। एक आप परिमिति बनाओगे वृत्त की तरह, आप एक घेरे के साथ, और वहाँ आप सभी अपराधियों को एक साथ दबोच लो, क्योंकि एक अब वृत्त बन जाएगा तो वो कहीं भी निकल के नहीं जा सकते वहाँ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही जाएंगे हम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ड्यूटी पर रहते हुए आपको अपने अपार्टमेंट में एक विवाहित जोड़े के बीच घरेलू विवाद के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त होती है, और आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। एक ड्यूटी पर रहते हुए कि आपको अपार्टमेंट में एक विवाहित जुगल है, उसके बारे में, झगड़े के बारे में आपको पता चलता है, तो आपकी सबसे पहली कार्रवाई क्या होगी। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, हस्तक्षेप करने से पहले अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए पड़ोसियों से साक्ष्य। आप वहाँ झगड़ा सामने हो रहा है, आप पड़ोसियों से पूछताछ करोगे, ऐसा नहीं करना है आपको। दरवाज़ा खटखटाएंगे और शांतिपूर्ण विवाद में मध्यस्थता करने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी नहीं करना है आपको। दरवाज़ा खटखटाएं, पता चल रहा है कुछ और उल्टा इल्ज़ाम लग गया ऐसा। ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया होगी बैकअप का अनुरोध करें, क्योंकि अपने अधिकारियों को सूचना कर दें कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। उससे बैकअप आपका, और व्यक्तियों को अलग करने के लिए अपार्टमेंट में प्रवेश करेंगे। व्यक्तियों को फिर अलग, लड़ते हुए व्यक्तियों को अलग करने के लिए वहाँ पे आप प्रवेश करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले बैकअप के लिए कॉल नहीं करोगे तो हो सकता है कि वो महिला या जो भी पुरुष है वो आपको उल्टा इल्ज़ाम में फंसा दे, जो भी कुछ करे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका अपना उचित बचाव के लिए आपसे सबसे पहले आपको बैकअप के लिए अनुरोध करना है कीजिए, और व्यक्तियों को अलग करने के लिए फिर उसके बाद अपार्टमेंट में प्रवेश कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नहीं है, आपकी इतनी ही पेज की स्लाइड थी, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है।